तो शुरू करते हैं सेल। तो सबसे पहले जो है सेल सेल की डिस्कवरी से पहले हुई माइक्रोस्कोप की डिस्कवरी। तो माइक्रोस्कोप की डिस्कवरी सबसे पहले जो की, तो उन साइंटिस्ट का नाम था जेनसन एंड। तो सेल की डिस्कवरी के लिए चाहिए माइक्रोस्कोप। तो माइक्रोस्कोप को सबसे पहले डिस्कवर किया जेनसन एंड जेनसन नाम के साइंटिस्ट ने। तो उसके बाद जेनसन एंड जेनसन नाम के बाद जो है माइक्रोस्कोप पॉपुलर हो गया। तो अब रॉबर्ट हुक ने अपना खुद का माइक्रोस्कोप बनाया जो उनसे भी पावरफुल था। और रॉबर्ट हुक ने जो है सबसे पहले कॉर्क के स्लाइस देखे, तो उसके अंदर उसको ये हनीकॉम जैसा स्ट्रक्चर लगा। तो उसके अंदर इसने देखा कि ये नहीं होते जैसे सेल, तो वहाँ से नाम आया सेल, जो वर्ड है सेल ला से आया है। तो उसके बाद बात आती है ल्यूइनहुक की, जो कि हमारे साइंटिस्ट थे बहुत अच्छे, जिन्होंने सबसे पहला लिविंग सेल डिस्कवर करा। इट इज़ अ डिफरेंस इन डिस्कवरिंग ए डेड सेल एंड अ लिविंग सेल, क्योंकि लिविंग सेल के अंदर लिविंग मैटर होता है, साइटोप्लाज्म वगैरह होता है, जबकि डेड सेल के अंदर नहीं होता। तो इन्होंने सबसे पहले ये अपने खुद का माइक्रोस्कोप बनाया था, उससे ही देखा पॉन्ड वाटर में, अपने टूथ के स्क्रैपिंग्स में। उसमें देखा कि इसने कई छोटे छोटे एनिमल, ऐसे कुछ ना था जैसे छोटे छोटे एनिमल्स हो, तो उसको कहा एनिमक्यूल्स सबसे पहले। तो इसके बाद बात करते हैं सेल थ्योरी की। तो अभी सेल हमने डिस्कवर कर लिए, लोगों में पॉपुलर हो गए। अब कुछ साइंटिस्ट सेल के बेसिस, सेल की थ्योरी की ये कुछ थ्योरी देने लगे कि सेल का क्या उपयोग है। तो दो जो हैं साइंटिस्ट थे, जर्मन बोटनिस्ट अपने श्लेडिन और श्वान, जो कि जर्मन जूलॉजिस्ट थे। तो जूलॉजिस्ट थे तो वो अपने हिसाब से अपना स्टडी कर रहे थे। तो ये दोनों सेम कंक्लूजन पे आए, जो जिसको बोला गया टू टीनेंट्स ऑफ सेल थ्योरी, कि सभी ऑर्गेनिजम्स एक या उससे ज़्यादा सेल्स के तो बने ही हैं, जिसको हम लिविंग कह सकते हैं, जो खुद से चल रहे हैं। तो वो कम से कम एक सेल के बने हैं, उससे ज़्यादा। और दूसरी बात की जो है, सेल ही स्ट्रक्चर और फंक्शनल यूनिट है लाइफ की, कि हम कैसे डिस्टिंग्विश करते हैं लिविंग और नॉन लिविंग को। लिविंग के अंदर जो उसकी फंडामेंटल यूनिट है लाइफ की, वो सेल है, जबकि नॉन लिविंग के अंदर कुछ है नहीं, कोरे एटम है। तो अभी सेल थ्योरी के बाद एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था वर्चो, रोडोल्फ वर्चो। इन्होंने क्या कहा कि जो ये है सेल, अभी तुम कह रहे हो कि सेल ठीक है, सेल यूनिट है लाइफ की और सेल सब में पाए जाते, तो ये सेल आ कहाँ से रहे हैं? हम एक सेल से शुरू होते हैं, इतना बड़ा कैसे पहुंच जाते हैं? छोटे से छोटा बच्चा इतना बड़ा कैसे, उसके अंदर ये सेल आ कहाँ से रहे हैं जब वो बड़ा हो रहा है? तो इसका आंसर है कि सेल डिवाइड हो जाते हैं, सेल एक सेल से दो निकल जाते हैं, टू की पावर्स में हर डिवीजन के बाद वो डिवाइड होते रहते थे। न्यू सेल डेवलप फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग वंस। तो इसकी जो मतलब ओरिजिनल लैंग्वेज में जो इसकी कन्वर्जन है वो है ओमनिस सेलुला ई सेलुला। इसको लॉ ऑफ सेल लीनिएज भी बोला जाता है। तो यही वर्चो ने दिया था। तो इसके बाद आते हैं कुछ साइंटिस्ट और उनके कंट्रीब्यूशन। अब सेल की डिस्कवरी हो चुकी है, तकरीबन हमें पता है सेल क्या है, सेल कहाँ से आ रहा है, और ये सब बातें कि सेल ही फंडामेंटल यूनिट है। अब हम देखते हैं कि साइंटिस्ट अब ये डिस्कवरी तो कैसे कैसे कहाँ से कैसे टाइमलाइन बढ़ी। तो सबसे पहले रॉबर्ट ब्राउन ने, अभी ये तो हम रॉबर्ट हुक को जान चुके हैं जिसने सबसे पहले सेल डेड सेल करा, लिविंग हुक ने लिविंग सेल। तो रॉबर्ट ब्राउन जो था, रॉबर्ट ब्राउन, इसने सबसे पहले न्यूक्लियस की खोज करी थी, और इसी ने बताया था न्यूक्लियस इज द ब्रेन ऑफ द सेल। पुरकिंजे ने प्रोटोप्लाज्म यानी कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्लस साइटोप्लाज्म, ओके, शायद ये नहीं है प्रोटोप्लाज्म मतलब शायद साइटोप्लाज्म विद सेल ऑर्गेनेलिस, शायद यस यही, पता नहीं, देखते हैं चला आगे। पुरकिंजे ने प्रोटोप्लाज्म किया, फोंटाना ने न्यूक्लियोलस और पेलाडे ने राइबोसोम। इसलिए राइबोसोम को हम पेलाडे पार्टिकल भी बोलते हैं। और एक बात और, न्यूक्लियस क्या न्यूक्लियोलस क्या करता है? ये राइबोसोम बनाता है। राइबोसोम होते क्या असल में? ये आरएनए और प्रोटीन के पार्टिकल्स होते हैं, इसको इसलिए इनको राइबो न्यूक्लियर प्रोटीन पार्टिकल्स भी बोला जाता है। तो अभी एक क्वेश्चन है कि रीड द फॉलोइंग और करेक्ट ऑप्शन बताओ विद रिस्पेक्ट टू सेल थ्योरी। ठीक है, तो सबसे पहले ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर कंपोज्ड ऑफ सेल एंड प्रोडक्ट ऑफ सेल, ठीक बात है। वायरसेस आर एक्सेप्शन ऑफ सेल थ्योरी बिकॉज दे आर सेलुलर पार्टिकल, ये तो ए सेलुलर होते हैं, ये तो गलत है। ठीक है, ऑल सेल अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स, सही बात है। ठीक है, डी एक्टिविटीज ऑफ ऑल ऑर्गेनिज्म आर आउटकम सॉल्व, बिल्कुल सही बात है। और क्योंकि मेटाबॉलिज्म क्या है? कई सेल मिलकर ऑर्गन क्या होता है? कई सेल मिलकर एक फंक्शन परफॉर्म करने। रिडोल्फ बर्चो गेव फाइनल शेप ऑफ सेल थ्योरी, बिल्कुल सही बात है। इसी ने कहा था ओमनिस सेलुला ई सेलुला, और उसको एक और नाम दिया था क्या, शायद थ्योरी ऑफ लीनिएज, कुछ ऐसा ही, हाँ यही था थ्योरी ऑफ लीनिएज। उसका नाम था लॉ ऑफ सेल लीनिएज, जो उसने दिया था अपने भाई बर्चो ने। लॉ ऑफ सेल लीनिएज, लॉ ऑफ सेल लीनिएज जो कि उसने दिया था
वर्चो ने। सेल थ्योरी में थर्ड वो तो इसका है ऑल एक्सेप्ट बी, जो फर्स्ट ऑप्शन है। हाँ यही है। तो इसके बाद आता है ओवरव्यू ऑफ सेल। ओवरव्यू ऑफ सेल में सबसे पहली चीज़ सेल साइज के बारे में बात करते हैं। सेल साइज में सबसे पहले एक टिपिकल यूकैरियोटिक सेल का जो साइज होता है वो होता है माइक्रोमीटर के उसमें, ताकि हम माइक्रोस्कोप से देख सकें। सेल का साइज माइक्रोमीटर के टर्म्स में होता है। पहली तो ये बात जानने की हमको बहुत आवश्यकता है। और दूसरी बात कि यूकैरियोटिक सेल का है 10 से 20 माइक्रोमीटर। इसमें से एक जीरो इधर से, एक जीरो 1 से 2 यानी कि प्रोकैरियोटिक में आ जाएगा। अब हम बैक्टीरिया यानी कि टिपिकल बैक्टीरिया के 1 से 2 माइक्रोमीटर के उसमें होता है। पीपीएलओ जो सबसे छोटा वो है लिविंग ऑर्गेनिज्म, उसका साइज होता है 0.3 माइक्रोमीटर। और वायरसेस जो लिविंग नहीं होते उनका होता है 0.02। वैसे ये 0.2 से लेके 0.02 माइक्रोमीटर तक होता है। तो ना अभी सेल साइज़ की बात करते हैं ऑन मतलब बिगर लेवल। तो लॉन्गेस्ट सेल होता है ब्लू व्हेल का न्यूरॉन, सबसे लॉन्गेस्ट सेल हो जाएगी 10 से 30 मीटर, इस औरत के भी कई गुना ज़्यादा। और लार्जेस्ट सेल होता है ऑस्ट्रिच का एग, जो कि एक ही सेल होता है और वो काफ़ी बड़ा देख सकते हैं और 5 पाउंड का होता है। ये है ह्यूमंस का डेटा, लॉन्गेस्ट न्यूरॉन, लार्जेस्ट एग और स्मॉलेस्ट स्पर्म सेल। सो नाउ इट इज़ द टाइम टू सी व्हाट इज़ ए मेटाबॉलिकली एक्टिव सेल। तो मेटाबॉलिकली एक्टिव सेल का मतलब जो कि जिसका मेटाबॉलिज्म ज़्यादा हो, ब्रेक डाउन ज़्यादा हो रहा हो और सब्सटेंस उसके अंदर कई बन रहे हों ज़्यादा ज़्यादा। तो इसकी दो क्राइटेरिया होते हैं, मतलब मेटाबॉलिकली एक्टिव सेल की दो कैरेक्टरिस्टिक होते हैं। सबसे पहला कि उसका न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक रेशियो है जो वो काफ़ी ज़्यादा होता है, और दूसरा कि सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशियो इज़ वेरी हाई। क्यों ये दो चीज़ क्यों है? न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक रेशियो हाई होगा, सोचो ये साइटोप्लाज्म साइज 1 है, ये साइज 2 है। तो छोटा न्यूक्लियस छोटे साइटोप्लाज्म पे जो है जल्दी से कंट्रोल कर पाएगा, जबकि बड़े पे मुश्किल से। और दूसरा कि सरफेस एरिया वॉल्यूम, क्योंकि उसको इतनी मेटाबॉलिक एक्टिविटी करनी है तो उसका सरफेस एरिया पहली बात ज़्यादा होना चाहिए, वॉल्यूम कम होनी चाहिए, जब भी तो सरफेस एरिया ज़्यादा होता है। तो जो बाहर फेंक सकता है, अंदर ले सकता है सामान, वो आसानी से कर सकता है। तो ये है। तो इसके बाद हम आते हैं क्वेश्चन पे कि कौन से सेल होते हैं ज़्यादा मेटाबॉलिकली एक्टिव, छोटे साइज़ के या बड़े साइज़ के। तो सिंपल आंसर है छोटे साइज़ के। क्यों? अभी हम देख सकते हैं इसका सरफेस एरिया होगा 6a² और वॉल्यूम होगी a, तो 6:1। ऐसे ही जिसकी इससे एक यूनिट ज़्यादा होगी उसकी होगी 3:1, जिसकी एक यूनिट ज़्यादा होगी होगी 2:1। तो इसका मतलब सबसे ज़्यादा सरफेस एरिया वॉल्यूम रेशो इसका ही है। छोटा है ये सबसे, तो न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक रेशो भी अच्छा होगा, बड़ा होगा, हाई होगा, और सरफेस एरिया वॉल्यूम रेशो भी हाई है। तो इसका मतलब ये ज़्यादा मेटाबॉलिकली एक्टिव है। प्रैक्टिकली भी सोचे तो यही होगा, क्योंकि छोटा है, न्यूक्लियस अच्छे से करेगा और सरफेस एरिया ज़्यादा है एज रिस्पेक्ट टू वॉल्यूम, तो जल्दी ले लेगा सामान। तो इसके बाद है ये मैच का क्वेश्चन। तो बैक्टीरिया का साइज़ 1 से 2 माइक्रोमीटर होता है, हमको पता है। वायरस का साइज़ 0.2 से 0.02 होता है। पीपलों का 0.3 और टिपिकल यूकैरियोटिक का 10 से 12 सेंटीमीटर, यानी कि सेकंड ऑप्शन, क्योंकि डी का 3 इसी में है।
सॉरी बट अपन को अभी भी पता चला है कि अपना माइक जो है ख़त्म करके मेनली बता रहा हूँ कि ये यहाँ इसको अंदर को सेल के अंदर को प्रोटोप्लाज्म बोलते हैं, और जब इसमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन पिला देते हैं इसको प्रोटोप्लास्ट बोलते हैं। जब लाइसोजाइम एक्ट कर जाती है तो पीजी डिग्रेड हो जाता है, तो ग्राम पॉजिटिव में सिर्फ प्रोटोप्लास्ट बचेगा, और इसमें जो ग्राम नेगेटिव केस में पीजी पार्शली डाइजेस्ट हो, क्योंकि उसके ऊपर एलपीएस होती है तो वहाँ तक अंदर जाने में उसको टाइम लगता है एलपी लाइसोजाइम को, तो वो जा नहीं पाती ढंग से, तो पार्शली डाइजेस्ट हो जाती है पीजी। एपीएस बची रहती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन बची रहती है। तो मेनली अब क्या होता है ऐसे सेल को जिसमें मतलब समझ रहे हो ना, ऊपर का स्फेरोप्लास्ट बोलते हैं ऐसे सेल को, सिर्फ पार्शियली डाइजेस्टेड पीजी और एलपीएस और पीएम बची है। तो अभी आते हैं पेनिसिलिन का इफेक्ट क्या होगा बैक्टीरिया के ऊपर। तो ग्राम पॉजिटिव के ऊपर सिंपल से पेनिसिलिन करता क्या है। पेनिसिलिन जो मतलब पीजी जो बनाते हैं, जैसे डीएनए से प्रोटीन बनेगा जो जो पीजी होगा, तो वो नहीं बनने देता ये, बस इतना सिंपल करता है, पीजी नहीं बनने देता ये। पेनिसिलिन है जो बेसिकली, तो जैसे सेल डिवाइड होगा किसी पेट्री प्लेट में, तो उसकी जो डॉटर होंगी उनमें पीजी नहीं होगा क्योंकि सिंथेसाइज नहीं हो पाएगा, वो ब्लॉक कर देगा मशीनरी को। तो उनके ऊपर सिर्फ प्लाज्मा मेम्ब्रेन होगी, सेल वॉल होगी, रिजिड नहीं होंगे, फट जाएंगे अपने आप, बट डाई खत्म, बेचारे मर गए। सेंसिटिव हैं ये पेनिसिलिन से, ठीक है। तो अब पर जो ग्राम नेगेटिव हैं वो उनके पास एक इवोल्यूशनरी सिग्निफिकेंस है, कह सकते हैं कि ये इवोल्यूशनरी एडवांस है ग्राम पॉजिटिव से। ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया कैसे, क्योंकि इनके पास पेनिसिलिनेज एंजाइम है जो कि क्या करते हैं, पेनिसिलिन जो एंजाइम है उसको ब्रेक कर देती है। तो सिंपल सी बात है, ये रेजिस्टेंट हो गई इनके अंदर, तो मशीनरी बची रहेगी। तो इसीलिए पेनिसिलिन को नैरो स्पेक्ट्रम जो है एंटीबायोटिक बोलते हैं, क्योंकि ये सिर्फ देखो एक ही उस पर काम कर रही है, एक ही ग्रुप पे, ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव पे इसका कोई असर नहीं है। तो ये अपना क्वेश्चन कि ग्राम नेगेटिव के हिसाब में क्या गलत है। पोरिन्स होते हैं एलपीएस में, बिल्कुल सही बात है। पैथोजेनिक होते हैं, हाँ होते हैं, इनके ऊपर कैप्सूल होता है। और जो थिन वॉल होती है इनके पास, बिल्कुल सही बात है, इनके पास पोजेस 3 वॉल 8 से शायद पता नहीं कितने नैनोमीटर की थी, सिर्फ 8 से 20 थी, और उनकी 20 से 80 थी तकरीबन, शायद कुछ ऐसा ही था हिसाब। और ये सेंसिटिव होते हैं पेनिसिलिन से हैं, ये क्या तो इनसेंसिटिव होते हैं, इनके पास पेनिसिलिन एंजाइम होते हैं। तो चौथा ऑप्शन गया ओड वन विद रिस्पेक्ट। तो भाई एक छोटी सी गलती होगी अपनी, जो है वॉइस चली गई थी, तो दोबारा से देख लो। ग्राम स्टैंडिंग टेक्निक पढ़ रहे थे, सबसे पहला स्टेप क्या होता है ग्राम स्टैंडिंग टेक्निक में। ग्राम स्टैंडिंग टेक्निक में सबसे पहला स्टेप हम ये करते हैं कि हम जो है क्रिस्टल वॉयलेट की डाई अप्लाई करते हैं साइटोप्लाज्म के साथ जाकर चिपक जाती है, क्यों, क्योंकि ये नेगेटिव चार्ज होती है, तो उसको ब्लूइश पर्पल कलर दे देती है बैक्टीरिया का, हर बैक्टीरिया को, चाहे पॉजिटिव हो ग्राम पॉजिटिव या ग्राम नेगेटिव, हमको कोई फर्क नहीं पड़ता। इसके बाद हम आयोडीन डाल देते हैं इसके ऊपर पूरे के ऊपर। तो आयोडीन क्या करता है, इस वो क्रिस्टल वॉयलेट आयोडीन कॉम्प्लेक्स बनाते हैं, तो ये डाई अच्छे से फिक्स हो जाती है उसके ऊपर, ऐसे निकलती नहीं आसानी से, ठीक है। फिक्सेंट या मॉडरेंट बोलते हैं इसलिए हम आयोडीन को। इसके बाद स्टेप 3 में हम अल्कोहल डाल देते हैं उसके ऊपर, पूरे के ऊपर उडेल देते हैं, तो इसको क्या करते हैं, डी स्टेनिंग बोलते हैं। तो इससे क्या होता है, ये एलपीएस को डिजोल्व कर देती है। अब एलपीएस को डिजोल्व कर देगी तो इससे क्या होगा, आसानी से जो अपने हमने स्टेन डाले क्रिस्टल वॉयलेट वो बाहर आ जाएगी साइटोप्लाज्म से। तो अब ये किसके अंदर आएगी, जो ग्राम नेगेटिव होंगे उन्हीं के अंदर आएगी, वो कलरलेस में टर्न हो जाएंगे। और जो ग्राम पॉजिटिव होंगे उनके ऊपर एलपीएस है ही नहीं, तो उनके ऊपर चिपकी रहेगी स्टेन, तो ये ब्लूइश पर्पल ही रहेंगे।
अब स्टेप 4 जो कलरलेस हो गए उनको भी तो लाना चाहिए हमको, उनको भी सैंपल के लिए। तो सैफरनिन डाल देंगे, काउंटर स्टेन कर देंगे, इसको बोलते हैं काउंटर स्टेनिंग। तो सैफरनिन डाल देंगे तो जो बाकी के बचे हुए बैक्टीरिया थे जो वो थे वो ऑरेंजिस या पर्पल बन जाएंगे। जो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया थे बेसिकली जो कलरलेस हो गए थे तो वो ऑरेंज या पर्पल हो जाएंगे। अब उनको डिस्टिंग्विश इसी से कर सकते हैं। तो अब आते हैं बैक्टीरियल या कि प्रोकैरियोटिक फ्लैजिला। तो प्रोकैरियोटिक फ्लैजिला क्या होता है, बेसिकली इसके अंदर 3 पार्ट होते हैं। पहला होता है बेसल बॉडी, दूसरा होता है हुक, तीसरा होता है फिलामेंट। तो बेसल बॉडी ये हिस्सा होता है जो सेल वॉल से अटैच करने में मदद करता है। तो ये बेसल बेसल बॉडी होता है बीबी। तो इसके अंदर 2 पार्ट आते हैं, रिंग और रॉड्स। तो रिंग क्या होती है, ये जो अटैच होने में मदद करती हैं डिफरेंट डिफरेंट लेयर से, इनको बोलते हैं रिंग। और रॉड्स क्या होती हैं, रॉड जो ये हैं ये जो एक दूसरी रिंग को एक आपस में कनेक्ट कर रही हैं, तो इनको रोड बोलते हैं। तो ये ग्राम नेगेटिव का फ्लैजिला सबसे पहली बात, और दूसरा होता है हुक ये, और तीसरा होता है फिलामेंट। अभी एक बार बेसल इसकी अटैचमेंट देखते हैं कैसे होती है बेसल बॉडी की। तो ये जो 2 ऊपर की तरफ हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन के प्रोक्सिमल, तो इनको बोलेंगे प्रोक्सिमल रिंग। इसके अंदर 2 आते हैं एल और पी। एल जो कि एलपीएस से, पी जो कि पेप्टाइडोग्लाइकन पीजी से अटैच होती है। इसके बाद आती हैं 2 डिस्टल रिंग जो कि अंदर है उसके। एक तो जो है एस रिंग, एस जो है सरफेस पे प्लाज्मा मेम्ब्रेन के, एक एम पे जो उसके मिडल के यानी मिडल में यानी कि उसके अंदर है। एस और एम, ये रिप्रोक्सिमल एस एम और हुकर फिलामेंट बताइए। तो अभी आते हैं डिस्टिंग्विश करते हैं फिलामेंट में ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव के फिलामेंट में। सबसे पहले बात ग्राम पॉजिटिव का फिलामेंट। तो ग्राम पॉजिटिव के फिलामेंट में जो है ऊपर एल पी एस और पीजी तो होती नहीं, पीजी काफ़ी बड़ी होती है और अलग होती है, तो इसमें वो जो एल और एम है वो नहीं होंगे। सॉरी, एल और पी जो है वाली जो रिंग होती है वो नहीं होंगी, और सिर्फ इसमें जो है अपनी ये होगी, क्या बोला, एस और एम रिंग्स होंगी। एस और एम जो सरफेस और मिडल ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन में पाए जाते हैं। यहाँ पे फिर से बता रहा हूँ, एल और पी यानी कि एलपीएस वाली और पीजी वाली रिंग होगी नहीं, क्योंकि पीजी तो अलग ही है, इसका स्ट्रक्चर ही डिफरेंट है। टेट्रा अमीनो है ओ टेट्रा पेप्टाइड और पेंटा पेप्टाइड वाला स्ट्रक्चर है इसका तो अलग, जो कि नामा से जुड़ी हुई है, याद हो, ये फिलामेंट सेम होंगे। और अकरेंस की बात करें तो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में कम ही देखने को मिलते हैं ये, जबकि ग्राम नेगेटिव में तो बहुत कॉमन होते हैं फ्लैजिला। तो इसके बाद डिस्टिंग्विश करते हैं हम लोग किसके बीच में, प्रोकैरियोटिक फ्लैजिला यूकैरियोटिक फ्लैजिला के बीच में। तो सबसे पहली बात मेम्ब्रेन, क्या है इनके ऊपर मेम्ब्रेन पाई जाती है, यानी कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन की कवरिंग पाई जाती है क्या। प्रोकैरियोट में मेम्ब्रेन लेस होता है और कुछ, तो सही बात है नहीं पाई जाएंगे प्रोकैरियोटिक में, जबकि यूकैरियोट में मेम्ब्रेन बाउंड होते। तो ये ज़रूरी नहीं है कि ऊपर, हाँ यहाँ पे हमने देखा कि हाँ यहाँ पे इसके ऊपर पाई जाती हैं मेम्ब्रेन, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि ये मेम्ब्रेन बाउंड होता है यूकैरियोटिक फ्लैजिला। अब सिंपल फ्लैजिलिन प्रोटीन का बना होता है प्रोकैरियोटिक फ्लैजिला, और ये ट्यूबुलिन प्रोटीन का बना होता है यूकैरियोटिक। मूवमेंट इसकी 360 डिग्री ऐसे ऐसे रिबन की तरह होती है मूवमेंट इसकी, और इसकी लैशिंग ऐसे जैसे हंटर की तरह ऐसे 180 डिग्री ऐसे उर उर, समझ गए, ठीक है, ओके। अब इसके एनर्जी कैसे प्रोवाइड करते हैं इस मूवमेंट के लिए, तो इसको देता है हाइड्रोजन आयन ग्रेडियंट। इसमें एटीपी खर्च होती है यूकैरियोटिक भाई में अपने, और जो अपने प्रोकैरियोटिक होते हैं उनमें हाइड्रोजन आयन ग्रेडियंट। तो ये कैसे याद रखें कि किस में कौन सा प्रोटीन है, तो सिंपल सी बात है, देखो फ्लैजिला जो यूकैरियोटिक है उसके ऊपर एक लेयर है, तो सोचो कई सारी ट्यूब है, तो एक ट्यूब के ऊपर बड़ी ट्यूब चढ़ा दी, आगे मेम्ब्रेन बाउंड, तो ये ट्यूबुलिन, और इसमें फ्लैजिला ही है, सिंपल फ्लैजिला, कच्चा फ्लैजिला, तो फ्लैजिलिन प्रोटीन। तो इसके बाद आते हैं टाइप ऑफ बैक्टीरिया विद रिस्पेक्ट टू फ्लैजिला। सबसे पहले तो एब्सेंट होते हैं, उनको बोलते हैं ए ट्राइकस, जिसमें प्रेजेंट होते हैं उनको बोलते हैं ट्राइकस। तो इसके अंदर आते हैं मोनोट्राइकस जिसके अंदर एक है, एम्फीट्राइकस जिसके अंदर की 2 हैं, सिफेलोट्राइफस जिसमें कि एक ही तरफ है, और लोफोट्राइफस जिसमें कि दोनों तरफ है लोफो, ठीक है। और इसके बाद है पेरिट्राइपस, यानी कि जिसमें कि पोलर नहीं है, ए पोलर है, ये सब पोलर है ना किसी किसी पोल पे, ये फैले हुए हैं, पैरों तक फैले हुए हैं। ई कोलाई के अंदर हमारे गट में पाए जाते हैं ऐसे बैक्टीरिया के अंदर। फ्लैजिला इतने सारे देख लो। उचुक। तो अब आते हैं हम राइबोसोम्स के ऊपर। तो राइबोसोम्स क्या होते हैं भाई, राइबोसोम्स ऐसे पार्टिकल टाइप होते हैं, इनको पैलार्डे पार्टिकल भी बोलते हैं क्योंकि इनको पैलार्डे ने डिस्कवर किया था, और जो है ये दोनों में पाए जाते हैं, उसमें अपने यूकैरियोट में भी और अपने प्रोकैरियोट भाग में भी। तो यूकैरियोट में क्या खासियत है, प्रोकैरियोट में क्या है, तो देखते हैं। यूकैरियोट में सबसे पहली बात साइज़ का डिफरेंस है, साइज़ मैटर करता है। तो सबसे पहली बात यूकैरियोटिक में जो है 70S है, 70S, और साइज़ 15 नैनोमीटर इंटू 20 नैनोमीटर, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये सभी चीज़ें। 15 नैनोमीटर 20 इंटू 20 नैनोमीटर का इनका साइज़ होता है, और 70S इनकी जो है अपनी ये है साइज़ है बेसिकली। एस क्या होता है, स्वेडबर्ग यूनिट होता है, हम बाद में पढ़ लेंगे आराम से। और सब यूनिट क्या होती हैं इसकी, पूरे एक राइबोसोम की 30 और 50, जिसमें कि 10 यूनिट ओवरलैप करती हैं, ऐसे बीच में 10 यूनिट आ जाती है।
तो और कंपोनेंट क्या होते हैं? राइबोसोम बना किस चीज़ से? आरएनए और प्रोटीन से, इसलिए इनको राइबोन्यूक्लियर प्रोटीन पार्टिकल भी बोलते हैं, राइबोन्यूक्लियर प्रोटीन पार्टिकल। ठीक है। और इसकी पोजीशन मिलते कहाँ पे? साइटोप्लाज्म में बीच में मिल जाएंगे, प्लाज्मा मेम्ब्रेन से भी अटैच मिल जाते हैं, ये बता ही चुका हूँ, मेम्ब्रेन लेस होते हैं। तो सो नाउ लेट अस टॉक अबाउट पॉलीजोम्स। व्हाट आर पॉलीजोम? पॉलीजोम जैसे राइबोसोम होता है एक सिंगल तो पॉलीजोम होते हैं कई राइबोसोम जो कि एमआरएनए के ऊपर अटैच होते हैं। तो एमआरएनए क्या होता है हमको पता है, जो डीएनए से निकलता है एमआरएनए प्रोटीन सिंथेसिस के लिए, तो राइबोसोम के ऊपर जाके अटैच होता है, कई सारे राइबोसोम जुड़ जाते हैं, ये प्रोटीन है। ये प्रोटीन की चेन बन रही है, यहाँ से देखो बेचारे बना रहे हैं इसको देख के। प्रोटीन पार्टिकल है, आरएनए आरआरएनए, इनके अंदर आरएनए है, आरएनए और प्रोटीन खुद के बने हुए हैं, ये पॉलीसोम बोलते हैं इसको। यहाँ पे मैग्नीशियम आयन जरूर रिक्वायर्ड होते हैं, Mg2+, ये याद रखने का क्वेश्चन है। तो इसके बाद आते हैं इंक्लूजन बॉडी। इंक्लूजन बॉडी बेसिकली क्या होती है? जो कि इंक्लूज फ्लोट कर रहे हैं साइटोप्लाज्म में, नाम से पता लगता है। तो इनके अंदर असल में होता क्या है, ये बॉडी इसका काम क्या होता है? ये मटेरियल्स को स्टोर करते हैं अपने अंदर, चाहे वो इनऑर्गेनिक हो या ऑर्गेनिक हो। तो जैसे ऑर्गेनिक में फैट को पीएचपी ग्रैन्यूल्स में पाया जाता है, फैट मतलब पीएचबी ग्रैन्यूल्स पाए जाते हैं, उनके अंदर फैट मिलता है प्रोकैरियोट्स के अंदर। तो पीएचबी क्या है वैसे? पॉलीहाइड्रोक्साइल ब्यूटाइरेट। और यही कंपाउंड, एग्जैक्टली यही कंपाउंड बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक को बनाने में आज के टाइम पे यूज़ हो रहा है। बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक पीएचबी के द्वारा बनता है। इसके बाद ग्लाइकोजन के ग्रैन्यूल, शुगर, साइनोफाइसियन स्टार्च जो कि अल्फा ग्रैन्यूल्स भी बोलते हैं जिनको हम, ठीक है, ये पाए जाते हैं ऑर्गेनिक मटेरियल। अल्फा ग्रैन्यूल्स के अंदर मिलता है साइनोफाइसियन स्टार्च, और प्रोटीन साइनोफाइसिन ग्रैन्यूल्स के अंदर प्रोटीन मिलता है। अल्फा ग्रैन्यूल के अंदर साइनोफाइसियन स्टार्च मिलता है। अब इनऑर्गेनिक मटेरियल जैसे कि सबसे पहला जिनके अंदर गैस वैक्यूल, गैस भरी पड़ी है। तो गैस वैक्यूल ये जो होती है ना, ये मतलब इंटरेस्टिंग है, ये मतलब ट्रू वैक्यूल्स नहीं होती, ये काइंड ऑफ सूडो वैक्यूल्स होती है। क्यों? क्योंकि ट्रू वैक्यूल में हमको पता है एक लेयरिंग होती है उसके बाहर, जो कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन की बना होती है, उसको टोनोप्लास्ट बोलते हैं जहाँ तक मेरे को अभी याद आ रहा है, बेग बेग सा। तो इसमें क्या होता है, प्रोटीन की लेयर है, तो इसको वैक्यूल तो नहीं कह सकते। प्लाज्मा मेम्ब्रेन की फोस्फोलिपिड की बाई लेयर तो यहाँ पे एब्सेंट है, यहाँ पे प्रोटीन की लेयर प्रेजेंट है पर, तो इसलिए इसको फोल्स वैक्यूल बोलते हैं। और दूसरा फॉस्फेट जो कि वोलेटिन ग्रैन्यूल्स में स्टोर होता है। यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट है, पीएचबी जो कि फैट को स्टोर करता है, पॉलीहाइड्रोक्साइल ब्यूटाइरेट, वो पीएचबी ग्रैन्यूल्स के अंदर फैट पाया जाता है, जो कि हम आजकल प्लास्टिक बना रहे हैं जिससे बायोडिग्रेडेबल। और ये अल्फा ग्रैन्यूल्स भी इंपॉर्टेंट है, साइनोफाइसिन ग्रैन्यूल्स भी, फॉस्फेट के वोलेटिन, और सल्फर का तो कोई काम ही नहीं है। तो पिगमेंट और फोटोसिंथेसिस, ये क्या क्या क्रोमेटोफोर्स भी पाए जाते हैं। क्रोमेटोफोर भी इनके जैसी बॉडीज होती हैं, उनके अंदर पिगमेंट्स होते हैं, बट डिफरेंस ये है, पिगमेंट्स होते हैं और ये फोटोसिंथेसिस में काम आते हैं। जैसे क्लोरोप्लास्ट इसका एक एग्जांपल है। और ये क्रोमेटोफोर्स प्लस गैस वैक्यूल्स, both of them are found in these kind of bacteria, BGA, blue green alga, green and pulper bacteria, sulfur bacteria। तो अभी आता है ओवरव्यू ऑफ यूकैरियोटिक सेल। तो बेसिकली यूकैरियोटिक सेल में को ब्रेक डाउन कर दिया हो तो क्या, या किसी भी सेल में ब्रेक डाउन, उसके अंदर होता है क्या, सेल वॉल, प्रोटोप्लास्ट। प्रोटोप्लास्ट के अंदर प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्लस प्रोटोप्लाज्म, प्रोटोप्लाज्म के अंदर साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस। साइटोप्लाज्म के अंदर बेसिकली जो साइटोसोल होता है वो जेली लाइक होता है, यानी कि उसका मैट्रिक्स होता है एक तरह से। और सेल ऑर्गेनेल जो मैं आपको बता चुका हूँ, और भी हमने देखा कई सारी चीज़, इंक्लूजन बॉडी वैक्यूल, ये वो पाए जा रहे हैं। तो भी आता है क्वेश्चन, राइबोसोम मेम्ब्रेनलेस होते हैं, सभी में पाए जाते हैं, बिल्कुल सही बात है। साइटोप्लाज्म मेन एरिना है सेलुलर एक्टिविटी का, तो बोथ द स्टेटमेंट आर चुप।